Hello everyone, welcome back. In early lecture, I discussed about the turning moment diagram for various engines, single cylinder, multi-cylinder engine and steam engine. In today's lecture, I am going to discuss about the fluctuation of energy, how the energy fluctuates in that turning moment diagram and in this various engines. Fluctuation of energy. The fluctuation of energy may be determined by turning moment diagram for one complete cycle of operation. एक कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑपरेशन कोई भी इंजन की होती है, जैसे कि हमारा आईसी इंजन है, उसके अंदर सक्शन होगा, उसके बाद कंप्रेशन होगा, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, और उस दौरान जो कंप्लीट साइकिल है उसके लिए जो एनर्जी का फ्लक्चुएशन है वो हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया. नाउ हियर इज द टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन. यहाँ पे जो ये स्टीम इंजन है ये सिंगल सिलेंडर है बट डबल साइड एक्टिंग है. मतलब जो स्टीम है, यहाँ पे जो स्टीम के जो पोर्ट है वो दोनों साइड है. जो स्टीम है वो यहाँ से एंटर्स कर सकती है और यहाँ पे प्रेशर जनरेट कर सकती है, और इन रिवर्स स्ट्रोक it can enter over here and it can generate and move this piston to this direction as well. So यहाँ पे डबल एक्टिंग की वजह से जो भी टॉर्क है वो हमको 2 बार मैक्सिमम मिलेगा, 2 पॉइंट्स के लिए टी मैक्सिमम, क्योंकि ये डबल एक्टिंग है, मतलब दोनों साइड से प्रेशर इट कैन जनरेट. नाउ वी सी दैट द मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन ए टू एफ. मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन, ये हमारी मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन है ए टू एफ. फिर कट्स द टर्निंग मोमेंट डायग्राम एट पॉइंट बी सी डी एंड ई. जो यहाँ पे ये इतने 4 पॉइंट है बी सी डी और ई पे कट करती है. व्हेन द क्रैंक मूव्स फ्रॉम ए टू पी पॉइंट, जब हमारी क्रैंक ए से पी पॉइंट पे जाएगी, यहाँ से लेके ए टू लेके पी पॉइंट तक जाएगी, यानी कि यहाँ तक जब क्रैंक मूव होगी, यहाँ पे एक क्रैंक एंगल है और यहाँ पे टर्निंग मोमेंट है जो एंगल्स में होगा, यानी कि ए से पी एंगल तक जब क्रैंक मूव होगी तब क्या होगा, वर्क डन बाय द इंजन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए बी पी. यहाँ पे मैं आपको एनलार्ज करके ये दिखाता हूँ, ठीक है. यहाँ पे ये देखो ए है पॉइंट, यहाँ पे ये कैपिटल बी पॉइंट है और यहाँ पे ये डॉटेड लाइन के थ्रू यहाँ पे पी पॉइंट है. तो यहाँ पे जो ये एरिया मिलेगा वो एरिया वर्क डन बाय द इंजन होगा फॉर दैट क्रैंक मूवमेंट. एंड वेर एज द engine requires is represent whereas the energy required is represented by the ए बी, यानी कि ये वाला जो एरिया होगा इसको हम एनक्लोज करेंगे. तो जो इंजन की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम के लिए, तो ये कंप्लीट पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो होगा वो इंजन रिक्वायरमेंट होगी हमारी. ए कैपिटल ए बी एंड पी, दिस एरिया विल बी दी आवर कंप्लीट इंजन रिक्वायरमेंट. इतना एनर्जी हमको चाहिए होगा, लेकिन अवेलेबल कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक. इन अदर वर्ड्स द इंजन हैज़ डन लेस वर्क इक्वल टू एरिया ए कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल ए एंड स्मॉल बी देन द रिक्वायरमेंट. This amount of energy is taken from the flywheel and hence the speed of flywheel decreases. अभी यहाँ पे जो ये डिक्रीज ऑफ एनर्जी हुआ वो कहाँ से कंप्लीट करेगा, ये जो एरिया है कैपिटल ए बी और स्मॉल ए, तो यहाँ पे ये इतनी एनर्जी घटी, यहाँ पे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना वर्क डन प्रोड्यूस हुआ. तो ये जो एक्सेस एनर्जी है वो कहाँ से ली जाएगी, दैट विल बी टेकन फ्रॉम द फ्लाईव्हील. जो भी फ्लाईव्हील है
उसके अंदर एनर्जी स्टोर की गई होगी और उसमें से वो एनर्जी यूज़ की जाएगी। अभी एनर्जी जो है वो यहाँ पे फ्लाईव्हील इसको स्पीड देगा, तो उसकी वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, यानी कि फ्लाईव्हील की स्पीड कम होगी यहाँ से। नाउ द क्रैंक मूव्स फ्रॉम P टू Q पोजीशन। अब क्रैंक जो है वो हमारी P से Q पोजीशन पे आएगी। अभी देखो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि जैसे कि ये हमारा इंजन की क्रैंक है और ये पिस्टन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्रैंक की मूवमेंट है उसको हम एंगल के थ्रू इंडिकेट करेंगे, थीटा के थ्रू। तो ये जो क्रैंक मूवमेंट है ये सबसे पहले 0 पे होगी, उसके बाद वो यहाँ पे 90 तक आएगी। तो यहाँ पे ये जब क्रैंक है वो 90 को क्रॉस करके मैन इट्स मूव्स टू Q, यानी कि सपोज इस वाली पोजीशन पे आती है, ठीक है। तो वहाँ पे वर्क डन रिक्वायरमेंट जो होगी वो कितनी होगी, विल बी इक्वल टू दैट कंप्लीट एरिया। यहाँ पे ये जो एरिया है PB, फिर ये स्मॉल b, उसके बाद ये C और ये Q, यानी कि ये जो एरिया है पूरा का पूरा, इतनी दिस विल बी द वर्क डन बाय द इंजन, यानी कि इंजन के थ्रू जो वर्क डन किया जाएगा वो इतना होगा। लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ इतनी। ये जो है ये एक्सेस एनर्जी है, ठीक है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तो सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया की है, जो भी मेन टॉर्क है उतना ही है। तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो फिर कहाँ पे स्टोर होगी, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फ्लाईव्हील। जो फ्लाईव्हील है यहाँ पे, ये जो है क्रैंक जो शाफ्ट है उसके साथ यहाँ पे फ्लाईव्हील अटैच्ड होगा। तो जो फ्लाईव्हील है उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो एनर्जी है वो फ्लाईव्हील को ट्रांसफ़र कर होगी, ठीक है। तो जो भी फ्लाईव्हील है उसकी स्पीड इंक्रीज होगी इस वाले एरिया में। देयरफॉर द engine has done more work than the requirement, and this excess work equal to area small b, capital B small c. This excess area means excess work is stored in flywheel, and hence the speed of flywheel increases while the crank moves from P to Q position. जब भी हमारी क्रैंक P से Q पोजीशन पर मूव करेगी उस टाइम फ्लाईव्हील की स्पीड इंक्रीज होगी। सिमिलरली व्हेन द क्रैंक मूव्स फ्रॉम Q टू R पोजीशन, अभी हम Q से R के लिए डिस्कस करेंगे। मोर वर्क इज टेकन फ्रॉम इंजन देन इज डेवलप्ड। जितना वर्क इंजन में डेवलप होगा उससे ज़्यादा वर्क यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। आप ग्राफ में क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी इंजन की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, स्मॉल q, c और d, r, ये वाला एरिया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो भी वर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, ये वाला एरिया। जो भी यहाँ पे ये स्मॉल c है, ये कैपिटल C है। जो भी वर्क रिक्वायर्ड है वो कम है, जितना हमको चाहिए मीन टॉर्क, जितना वर्क चाहिए हमको, वर्क कितना चाहिए, ये टोटल एरिया जितना है उतना वर्क चाहिए यहाँ पे, लेकिन उतना अवेलेबल है नहीं। तो वो हम कहाँ से लेंगे, फ्लाईव्हील में से लेंगे। दिस लॉस ऑफ वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया कैपिटल C, स्मॉल c एंड कैपिटल D. टू सप्लाई दिस लॉस the flywheel gives up some of its energy, and thus the speed decreases while the crank moves from Q to R position. इसकी वजह से फ्लाईव्हील को अपनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और उसकी स्पीड कम होगी when the engine moves from Q to R position. As the crank moves from R to S position, excess energy is again developed given by the area capital D, small d, capital E, and the speed again increases. Again सिमिलर जो है क्रैंक R से S तक मूव करेगी तो यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो दिस विल बी द
इक्वल टू दिस एरिया, मतलब एक्सेस एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई। तो सिमिलरली यहाँ पे जो फ्लाईव्हील है उसकी स्पीड क्या होगी, फ्लाईव्हील की स्पीड इंक्रीज होगी और वो एनर्जी फ्लाईव्हील स्पीड इंक्रीज करने में यूटिलाइज की जाएगी। जो भी ये एक्सेस एनर्जी है, ये वाली पोर्शन की एनर्जी, वो एक्सेस एनर्जी फ्लाईव्हील की स्पीड इंक्रीज करने में यूज़ की जाएगी और बाकी की एनर्जी हमारी क्रैंक को रोटेट करने में, ठीक है, जो भी हमारी मेन इंजन टॉर्क रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। एज द पिस्टन मूव्स फ्रॉम एस टू ई पोजिशन, again there is loss of work and the speed decreases. The variation of energy above and below the mean resisting torque line is called fluctuation of energy. तो यहाँ पे ये जो सिमिलर केस होगा, जो एक स्मॉल ई तक का रोटेशन होगा क्रैंक का, उसके लिए यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होगा। जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी है टोटल मीन टॉर्क की, लेकिन फुलफिल कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ इतनी, और जो बाकी की एनर्जी है वो फ्लाईव्हील के थ्रू सप्लाई होगी। सो यहाँ पे ये जो आप मीन टॉर्क लाइन है उसके आसपास यहाँ पे ये जो एनर्जी का वेरिएशन हो रहा है, यहाँ पे ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसे हम कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है उसको मेंटेन करने के लिए फ्लाईव्हील हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि बैलेंस्ड अमाउंट में इंजन में टॉर्क सप्लाई किया जा सके और जो हमको जर्क फ्री मोशन उसके लिए मिलेगी, ठीक है। द एरिया कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी एज वेल एज द एरिया सी सी डी एंड द डी डी ई रिप्रेजेंट्स द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। मतलब ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आप मेजर एरिया ये वाला, फिर यहाँ पे और ये वाला, ये यहाँ पे जो मेजर फ्लक्चुएशंस है वो यहाँ पे इंडिकेट करेगा, जहाँ पे सडन मैक्सिमम स्पीड तक रीच करता है और मिनिमम स्पीड भी रीच होती है। अ लिटल कंसिडरेशन विल शो दैट द engine हैज़ अ मैक्सिमम स्पीड either at Q और at S पोजीशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंजन की स्पीड होगी वो मैक्सिमम एट Q पोजीशन और एट S पोजीशन होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो फुल्ली टॉर्क अचीव करने के बाद वहाँ पे रीच करेगी, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द फ्लाईव्हील एब्जॉर्ब्स एनर्जी while the crank moves from P to Q पोजीशन। इस वाली पोजीशन में क्या होगा कि जो फ्लाईव्हील है वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम P टू Q, यानी कि इस पॉइंट के लिए हमको जो एनर्जी मिलेगी वो मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे रिड्यूस होके फिर से इंक्रीज करेगी और जो दो पॉइंट है यहाँ पे S पॉइंट है दूसरा पॉइंट इंक्रीज करने के बाद, तो यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट है Q और S पॉइंट, वहाँ पे जो फ्लाईव्हील की स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, उसकी वजह से जो इंजन की स्पीड होगी वो भी मैक्सिमम मिलेगी। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। ऑन द अदर हैंड द इंजन हैज़ मिनिमम स्पीड आइदर एट P और आइदर एट एट R पोजीशन, जो भी बिकॉज the reason is that the flywheel gives out some of its energy when the crank moves from A to P position and Q to R position। जो भी फ्लाईव्हील है वो अपनी एनर्जी गिव अवे करेगा यहाँ पे फ्रॉम A to P पोजीशन तक मूव करने के बाद, जो वो मैक्सिमम एनर्जी लॉस यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद जो Q से R तक की मूवमेंट होगी फ्रॉम Q टू R, यहाँ पर भी मैक्सिमम लॉस यहाँ पे फ्लाईव्हील की एनर्जी का होगा। तो यहाँ पे जो स्पीड मिलेगी इन दोनों पॉइंट के लिए वो हमको मिनिमम फ्लाईव्हील स्पीड मिलेगी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। जो भी यहाँ पे डिफरेंस हमको मिलेगा मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी।
मतलब इतना एनर्जी में फ्लक्चुएशन होगा। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे जो भी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे आप एक ग्राफ देख सकते हो, टर्निंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे है, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स दी हुई है, सपोज A6 साइकिल्स हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। यानी कि कितनी साइकिल्स होगी, एक 1 कंप्लीट साइकिल, दूसरी और तीन साइकिल्स ली है, ठीक है। उसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि जो भी टर्निंग मोमेंट डायग्राम है यहाँ पे ये मल्टी सिलेंडर के लिए है, ठीक है। शो बाय द वेव कर्व्स, जो भी मल्टी सिलेंडर इंजन है इसके लिए ये कर्व है। द हॉरिजॉन्टल लाइन A to G represents the mean torque line and let the A1, A3 and A5 be the areas above mean torque line while the A2, A4 and A6 be the area below the mean torque line। यहाँ पे ये जो A1, A2, A3 है, A1, A3 और A5 ये मीन टॉर्क लाइन के अबोव के एरियाज़ है, और A2, A4, A6 जो मीन टॉर्क लाइन है ये उसके बिलो एरिया है। ये हमारे क्रैंक एंगल है, ये हमारी है मीन टॉर्क लाइन। उसके बाद हमको फाइंड करना है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन हम कैसे फाइंड करेंगे। These areas represent some quantity of energy which is either added or subtracted from the energy of the moving part of engine। यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो ऐड होगी जो भी मूविंग पार्ट है, जैसे कि कंबशन होगा या फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा, तो वहाँ पे एनर्जी कुछ अमाउंट में ऐड होगी या कुछ अमाउंट में रिलीज होगी। लेट द एनर्जी इन फ्लाईव्हील एट ए पोजीशन इज सपोज E। सपोज ए पोजीशन पे फ्लाईव्हील की एनर्जी E है। वी हैव एनर्जी एट B विल बी, यहाँ पे अगर हम B पॉइंट पे रीच करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्लाईव्हील की एनर्जी में इंक्रीज होगा। तो ये वो कितना होगा, बाय इक्वल टू द एरिया A1, जो A1 एरिया है उसके इक्वल होगा, यानी कि E प्लस A1। उसके बाद एनर्जी एट C में क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, जो यहाँ पे डाउनवर्ड साइड पे है, तो यानी कि A2 जितना डिक्रीज होगा इन द एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील, तो यहाँ पे A2 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा। उसके बाद जो D पॉइंट है वहाँ पे A3 जितना हमको इंक्रीज मिलेगा, A3 जितना इंक्रीज मिलेगा, तो यहाँ पे A3 हमने प्लस किया। फिर E पॉइंट के लिए क्या होगा, सिमिलरली A4 जितना डिक्रीज होगा, तो A4 जितना डिक्रीज यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस किया। फिर A5 जितना इंक्रीज होगा तो वो ऐड किया, और लास्ट में A6 जितना माइनस होगा तो वो हमने सब्सट्रैक्ट किया G पॉइंट के लिए। सो हमको वेरियस पॉइंट के लिए एनर्जी मिल गई। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लास्ट में इतनी एनर्जी फ्लाईव्हील की बचेगी। सो एनर्जी एट A, यहाँ पे जो साइकिल है वो G पॉइंट से क्या होगी, रिपीट होगी। G पॉइंट से बाद में फिर वो A पॉइंट पे आएगी और ये साइकिल पूरी रिपीट होगी। Let us now suppose that the greatest of these energies is at B and least at E। जो ग्रेटेस्ट एनर्जी है वो सपोज B पॉइंट पे है और लीस्ट एनर्जी E पॉइंट पे है, ये ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम एनर्जी इन फ्लाईव्हील विल बी एट E प्लस A1, यानी कि ये जो B है ग्रेटेस्ट एनर्जी यहाँ पे B पॉइंट के लिए है, तो जो मैक्सिमम एनर्जी वो कितनी होगी, E प्लस A1, जो भी यहाँ पे फ्लाईव्हील की एनर्जी है प्लस A1 जितनी एनर्जी, और जो लीस्ट है यहाँ पे E पॉइंट है, यहाँ पे लीस्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, तो वो हमको मिनिमम एनर्जी मिलेगी। और जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन है वो इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी दैट विल बी डेल्टा E which will be equal to the maximum energy minus minimum energy। so in this way we can find the, यहाँ पे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है टॉपिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी।
वो हम कैसे फाइंड करेंगे? इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू द वर्क डन पर साइकिल। यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है, आगे हमने देखा वो था मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, अभी उसका कोफिशिएंट फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है, उसका कोफिशिएंट दैट विल बी द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू द वर्क डन पर साइकिल। इन दोनों का रेशियो क्या रिप्रेजेंट करेगा? यानी कि जो हमारे टर्निंग मोमेंट डायग्राम था उसके अंदर जो भी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन हमको मिला, ठीक है, यहाँ पे सपोज ये मैक्सिमम एनर्जी थी, यहाँ पे ये मिनिमम एनर्जी थी, तो उन दोनों का रेशियो यानी कि जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इन दोनों का डिफरेंस और जो भी टोटल वर्क डन है, वर्क डन पर साइकिल, उन दोनों का रेशियो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैथमेटिकली कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी यानी कि CE इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी divided by work done per cycle. The work done per cycle in Newton into meter or joule may be obtained by using following two relation. जो वर्क डन है वो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी तो हमने फाइंड कर ली। अभी जो वर्क डन है उसका पहला इक्वेशन है टी मीन इंटू थीटा, यानी कि टॉर्क इंटू एंगुलर मोशन, यानी कि टी इंटू थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? वर्क डन पर साइकिल, वेयर टी मीन इज इक्वल टू मीन टॉर्क एंड द थीटा इज द एंगल टर्न इन रेडियन इन 1 revolution, while 2 theta in case of steam engine and 2-stroke engine, while 4 theta in case of 4-stroke IC engine। जो 4 stroke है उसके अंदर 4 थीटा आएगा और 2 स्ट्रोक या फिर स्टीम इंजन है उसके लिए 2 थीटा आएगा, और 1 रिवॉल्यूशन में अगर साइकिल कंप्लीट होती है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ थीटा एंगल आएगा। द मीन टॉर्क इन न्यूटन इंटू मीटर मे बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन। टी मीन इज इक्वल टू, हमको मालूम है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60। n जो है वो है हमारी स्पीड और उसको हम एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो टॉर्क है, पावर का इक्वेशन मालूम है कि पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी टी इंटू ओमेगा। सो हमको जो मीन टॉर्क है वो यहाँ पे मिल जाएगा। मीन टॉर्क विल बी इक्वल टू बाय दिस इक्वेशन P/ओमेगा, और वी कैन से P इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2πn, where P is the power transmitted in watt, then speed is in RPM and omega is the angular speed in radian per second. Second way to find the work done per cycle is by the following equation. Work done per cycle is equal to P into 60 divided by small n, जहाँ पे n जो है वो है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स पर मिनट, यानी कि पर मिनट के अंदर कितने स्ट्रोक्स वर्किंग कंप्लीट होगी, where it is equal to capital N in case of steam engine and for true stroke engine combustion। जो भी 2 स्ट्रोक है, ठीक है, यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा कि एक ही स्ट्रोक में यहाँ पे अप मोशन और डाउन मोशन, यहाँ पे जो कंप्लीट साइकिल होगी उसके अंदर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे के n नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट होंगे, ठीक है, एंड n/2 फॉर 4 स्ट्रोक IC इंजन। जो भी नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स होंगे पर मिनट के लिए वो हाफ होंगे जो भी 2 स्ट्रोक इंजन के लिए था उससे, उसके हाफ यहाँ पे वर्किंग स्ट्रोक होंगे, यानी कि 1 मिनट में उसके हाफ स्ट्रोक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए फॉर 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। यानी कि जो 4 स्ट्रोक है तभी अगर हम 1 मिनट में वहाँ पे क्या होगा कि जो भी 2 स्ट्रोक इंजन का एक साइकिल कंप्लीट होता है तो 4 स्ट्रोक का क्या होगा, हाफ साइकिल कंप्लीट होगा। द फॉलोइंग टेबल शोज द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी फॉर द स्टीम इंजन एंड फॉर IC इंजन्स। यहाँ पे एक टेबल इंडिकेट किया हुआ है कि जहाँ पे जो वेरियस टाइप्स ऑफ इंजन है
उसके लिए वेरियस टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की वैल्यूज़ फाइंड की हुई है, जैसे कि सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग है, फिर क्रॉस कंपाउंड स्टीम इंजन है, सिंगल सिलेंडर सिंगल एक्टिंग 4 स्ट्रोक गैस इंजन, फिर 4 सिलेंडर सिंगल एक्टिंग 4 स्ट्रोक गैस इंजन 6 सिलेंडर के लिए। यहाँ पे जो कोफिशिएंट जितने ज़्यादा इंजन है, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि जो सबसे कम हमको मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। जितने ज़्यादा सिलेंडर्स है उतनी कम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मिलेगा। और जितना यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सिंगल सिलेंडर सिंगल एक्टिंग है उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिलेगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। So this is the end of the topic. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.